स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने आपके फर्स्ट चैप्टर चल रहा आपका केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, और उसमें हमने सबसे पहले फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज कैसे क्या होता है, किस तरह के चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं, किस तरह के चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं, सब का सब हमने बताया। ठीक है, अब क्या है, उसमें हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था और हमने कहा था कि जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो उसमें हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में बता दिया था कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सही। अब आज उसके आगे देखते हैं केमिकल रिएक्शंस हमने बता दिए थे एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आज हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, सही। कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी केमिकल रिएक्शंस की मतलब क्या है कि उस केमिकल रिएक्शंस की किसे हम उसको उसके और सारे एक्सप्लेन को या उसके और सारे इफेक्ट को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसे एक्सप्लेन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसकी और क्या क्या बातें हैं जिन्हें हम कंसीडर करते हैं, और तो हम कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, ओके। तो हम क्या है कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं सीधे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब क्या है, कह रहा जैसे कि हमारा कल हमने बता दिया था इसके पहले कि जैसे कोई रिएक्टेंट होता है वो कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में बदलता है। ठीक है, कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। ठीक, और हमने बता दिया था रिएक्टेंट क्या है, टाइम के साथ साथ घटता है, प्रोडक्ट की तरफ बढ़ता रहता है, क्योंकि धीरे धीरे रिएक्टेंट ही तो मिल के प्रोडक्ट बनाते हैं, या कई हैं ढेर सारे तो मिलके बनाएंगे। अगर अकेले से खुद बन रहा तो उसका धीरे धीरे क्या होगा, अमाउंट घटता चला जाएगा रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब कह रहा कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। ठीक, हमने बोला था कि कुछ चेंज ऐसे हैं जिन्हें हम देख सकेंगे और कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिन्हें हम देख ना सकेंगे। ठीक है, वो कह रहा कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन बिकम नोटिसेबल थ्रू सर्टेन फीचर, और कुछ कह रहा कि जो कुछ प्रॉपर्टीज को हम देख सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब क्या है, कह रहा कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं जिन्हें हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। सही, पहली बात क्या है, कह रहा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। सारी बातें लिख रहे हम सबको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सही। दूसरी बात, चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर। ठीक है, तीसरी बात, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये क्या होता है इसे भी हम बताएंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और उसके बाद क्या हमारा एनर्जी चेंज या चेंज इन टेम्परेचर, ये कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर। सही। और बात क्या हमारी, चेंज इन फिजिकल स्टेट। ठीक, चेंज इन फिजिकल स्टेट, सबके बारे में बताते हैं। ठीक है, अब क्या है फिजिकल स्टेट। सही, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट। ओके, अब कह रहा गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या है। जैसे हमने कहा कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है, ठीक है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो अगर उसमें से दो चीजें मिल रही हैं, तीसरा बन रहा होगा, या एक चीज इससे किसी एक रिएक्टेंट से क्या बन रहा होगा, प्रोडक्ट। यहाँ पे भी लिख लेते हैं, कोई भी रिएक्शन है उसमें क्या होगा, रिएक्टेंट या फिर रिएक्टेंट्स, कुछ भी हो सकते हैं, एक दो हो सकता है या ढेर सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स, वहां से क्या बनता है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट जब बनता है तो वो क्या है हमारा चेंज होता है। और हमने कहा था कि अगर इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक, या कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन अलग अलग होता है तो इसी वाले को हम क्या बोलते थे, यही है हमारा केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन। ठीक है, या केमिकल चेंज। ओके, अब कह रहा अगर यहां से यहां चेंज होने के दौरान ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ
reactant into product if there is evolution of any gas occur, then we can say that here a change occur when the change occur then evolution of gas occur. ठीक है, क्या है, जब ये चेंज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में होता है तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, गैस अगर निकल रही है तो वो हमें दिखता है, इसे हम आसानी से देख सकते हैं इसको. ठीक है, सही. ओके, आगे कह रहा है चेंज ऑफ कलर चेंज उसका कलर अगर उसका रिएक्टेंट का हो सकता है इसका कलर कुछ और रहा हो, प्रोडक्ट बनते बनते कुछ कलर और हो जाए. ठीक है, पता चला ये हमको क्या है, ये दोनों चीजें कलरलेस है, प्रोडक्ट बना तो किसी और कलर का, या ये खुद कलर है कलरलेस है, प्रोडक्ट बना तो कुछ कलर का हो गया. ठीक है, सही. या फिर यही कलर है, प्रोडक्ट बना वो कलरलेस हो गया. सही. तो चेंज ऑफ कलर भी हमें आसानी से दिखेगा, और ये क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है. अगर किसी रिएक्शन में चेंज ऑफ कलर दिखेगा तो हम कहेंगे हाँ सर ये तो नोटिसेबल चेंज है, इसे हम आसानी से पता कर देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है. ठीक है, ओके. अगली बात, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है ना, जैसे कोई चीज तली में बैठ जाना, है ना. सही. क्या है, मान लीजिए चाय होती है, गलती से भी अगर चाय बिना चीनी के हमने डाल लिया गिलास में तो पता चला उसकी जो चाय पत्ती होती है वो नीचे क्या है, गिलास के नीचे बॉटम में बैठ जाती है. ठीक उसी तरह से किसी रिएक्शंस में हमारे वो लिक्विड सिस्टम होता है. ठीक है ना, सही. मान लो वो लिक्विड सिस्टम है, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके अंदर सॉल्युबल ना हो. ठीक, तो जो सॉल्युबल नहीं होती है और वो नीचे अगर तली में सेटल डाउन हो जाती है, तली में बैठ जाती है उसके बॉटम में, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट. तो अगर उसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तो वो भी हम आसानी से देख सकते हैं. वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन जनरली इसलिए होता है, आगे और बताएंगे एक्सप्लेन करके, कि ये वो उसमें क्या होता है, इनके साथ सॉल्युबल ना होता. ठीक, या उनके साथ रिएक्शन करने में दिलचस्पी नहीं रखता या फिर उनके साथ रिएक्शन नहीं करता, वो क्या है, हमारा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहता है. ठीक है. अगली बात, चेंज इन टेम्परेचर, या फिर इस बात को हम और कह सकते हैं एनर्जी चेंज. ठीक है, एनर्जी चेंज. ठीक, एनर्जी चेंज और चेंज इन टेम्परेचर का क्या मतलब, जैसे माना कि इसके पहले हमने जो दो चीजें लिया था या एक चीजें लिया था रिएक्टेंट का केस में, ठीक है ना, तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते समय ऐसा भी हो सकता है कि वहां से कुछ एनर्जी निकले या उसका टेम्परेचर कम ज्यादा हो, या फिर यूं कह सकते हैं कि ये इसका टेम्परेचर कम हो, प्रोडक्ट बनने के बाद इसका टेम्परेचर ज्यादा हो. ठीक है, और इसके साथ साथ कभी कभी रिएक्शन प्रोसीड होते समय उससे एनर्जी निकलती है, कभी कभी एनर्जी और की जरूरत होती है, तो वो सब हम आगे देखेंगे. ठीक है ना. तो यहाँ पे कह रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर, उसके में चेंज क्या है, धीरे धीरे जो चेंज, अगर टेम्परेचर का चेंज होता है तो टेम्परेचर क्या मतलब एनर्जी, हीट भी एनर्जी है ना, टेम्परेचर मतलब हीट से है ना, और हीट भी क्या है, एनर्जी, इसीलिए इन्होंने एनर्जी चेंज भी इसको नाम दिया है. इसका मतलब वहां पे एनर्जी का भी चेंज होता है. ठीक है, ओके. आखिरी बात क्या है, चेंज इन फिजिकल स्टेट. वो तो हमने बता ही दिया था कल कि फिजिकल चेंज का होता है जो अगर इनकी प्रॉपर्टीज अगर सेम इन्हीं की जैसी प्रोडक्ट की भी है तो हम कहते थे यहाँ पे फिजिकल चेंज हो रहा. हमने कहा था इसका कंपोजिशन, इसकी प्रॉपर्टी कुछ भी चेंज नहीं होता है, और जब भी इनकी प्रॉपर्टी और कंपोजिशन में चेंज आता है तो वो केमिकल चेंज दिखता है. और कह रहा कि फिजिकल स्टेट में भी चेंज हमें यहाँ पे दिखता है जरूरी. क्यों? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है. सही ना. ओके, ठीक, चलिए. अच्छा, अब क्या है, बारी बारी से इन हम सारी बात को क्या करते हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करते रहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस. ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस. इवोल्यूशन ऑफ गैस को हम एक्सप्लेन करते हैं कुछ रिएक्शंस दे के, बता के किसमें क्या होता है. ठीक है ना, वो हम देख लेते हैं. सही है. अरे वैसे भी देख लें अगर कुछ चीजें. ठीक है, कोई नहीं, हम बताते हैं आगे उसकी. ठीक, इवोल्यूशन ऑफ गैस कह रहा कि बहुत सारी हमारे पास रिएक्शंस होती हैं जहां पे ये चीजें ऑब्जर्व होती हैं आसानी से कि वहां से गैस का इवोल्यूशन हो रहा है. ठीक है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है. ठीक है, कह रहा जैसे हम कुछ रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहा कि आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है. एसिड जनरली क्या है ना, हम जब एसिड की बात करते हैं तो हमारे यहाँ इजिली H2SO4 या फिर HCl है ना, HCl या फिर H2SO4 इनका ज्यादा यूज होता है, या इनको हम ज्यादा स्टडी करते हैं. ये आसानी, ये पूरे एसिडिक बिहेवियर होता है इनका, और ये आसानी से हमें मिलते हैं पढ़ने में या रिएक्शंस में. ठीक है, क्या है HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2SO4 का क्या नाम है,
H2SO4 का क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। सही, ओके, ठीक है। तो अब कह रहा इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम कह रहा कुछ रिएक्शंस को बताते हैं जहाँ पे गैस का इवोल्यूशन होता है या गैस निकलती है हमारी वहां से, और उसे हम देख सकते हैं आसानी से कि हाँ यहाँ से गैस क्या है, इवॉल्व हो रही है, ठीक है ना। सही, इन दोनों का बात करते हैं, हमने कहा ये दोनों अक्सर यूज में आते हैं। सही, तो कह रहा जब हम जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें जिंक सल्फेट बनता है, ठीक, और क्या बनता है? जिंक सल्फेट ZnSO4 और प्लस H2, ठीक, सही। अब ये Zn जिंक का मेटल हमारा सॉलिड के फॉर्म में होता है, ये H2SO4 लिक्विड होता है, ठीक है, सही, H2SO4 लिक्विड होता है। इसके नीचे इन्होंने ऐसा लिख रखा है डाइल्यूट। डाइल्यूट और कंसंट्रेट का मतलब समझते हैं, ठीक, डाइल्यूट और कंसंट्रेट का मतलब समझते हैं? नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, हल्का, और कंसंट्रेट का मतलब होता है गाढ़ा। जैसे हम घर पे शरबत बनाते हैं ना, शरबत बनाते हैं तो कभी हम क्या करते हैं, ये भी ज्यादा गाढ़ा, इसमें क्या करो और पानी मिलाओ, ठीक ना। ठीक उसी तरह से जब हमारे पास शरबत गाढ़ा हमें दिख रहा हो, चाशनी समझ रहे हैं, चाशनी जो होती है चीनी का हम बनाते हैं जब शुगर का, वो चाशनी को हम कहते हैं कंसंट्रेट। और जब अगर उसमें और पानी डाल के एकदम शरबत की तरह बनाते हैं जिससे हम आसानी से पी सकें, तब हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, हमारी डाइल्यूट है, ठीक है, डाइल्यूट है, ओके। तो डाइल्यूट H2SO4 का मतलब जो हमारा H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वो हमारे पास क्या है, थोड़ा सा गाढ़ा नहीं है, मतलब कंसंट्रेट नहीं है, ये क्या है, डाइल्यूट है, सही, ओके, अच्छा, ठीक है। अब कह रहा डाइल्यूट H2SO4, चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया था। अब कह रहा जब ये रिएक्शन होती है, यहाँ पे क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलती है, वो हमें दिखता है, ठीक है। ये H2 के ऊपर अगर यहाँ पे हम गैस लिख दें, ठीक, या फिर यहाँ भी कभी कभी G लिखा होता है, ये जो साइड में ब्रैकेट में लिखा होता है, कभी अगर S लिखा है तो आप सॉलिड जानेंगे, और क्या अगर G लिखा है, नीचे की थोड़ा नीचे की साइड लिखा हुआ होता है सॉलिड, अगर नीचे की साइड ऐसे करके G लिखा हुआ होता है तो गैस, अगर नीचे की साइड करके कभी कभी आप देखेंगे आगे रिएक्शंस में आगे H2O करके यहाँ L लिखा होगा, L फॉर क्या है, लिक्विड, ठीक है ना। तो इस H2O करके G लिख दें तब भी वही बात हो सकती है। और अगर कहीं के पास ऐसा लिखा हुआ देखें किसी भी उसके पास, तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब वो गैस है। ये सिंबल होता है कि मतलब H2, अभी N2 लिख दें किसी रिएक्शन में, N2 के नीचे ऐसा लिख दें तो आप समझ जाए क्या N2 गैस हो रही है, ठीक है, या N2 गैस के फॉर्म में निकल रही है, सही। तो वही यहाँ पे भी है H2 गैस के फॉर्म में, ओके, सही। अब क्या है, Zn और H2SO4 आपस में रिएक्ट करके आपस में मिलके ZnSO4 बनाते हैं, ठीक है, जो हमारा क्या है एक। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये दोनों बने हुए प्रोडक्ट। हमने कल बताया था कि प्रोडक्ट कोई जरूरी नहीं कि एक ही हो, रिएक्टेंट कोई जरूरी नहीं कि दो ही एक ही हो, वो कितना भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट भी दो थे और जो हमारे पास नया प्रोडक्ट बना वो भी क्या है, दो टाइप के बने, दो चीजें बनी, यूं कह सकते हैं, सही ना। जिंक हमारा इनके साथ रिएक्शन किया, जिंक अलग था, जिंक मेटल सॉलिड, ठीक, H2SO4 डाइल्यूट था, लिक्विड था, ये बात अलग है, ठीक ना। H2SO4 चलो ये लिक्विड हम लिख देते हैं यहाँ पे, सही ना। डाइल्यूट हमने कहा था कि वो ज्यादा कंसंट्रेट, मतलब वो ज्यादा गाढ़ा ना हो, हल्का हो, ठीक है, सही। तो ये क्या है, जिंक था, H2SO4 था, अभी बना जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे जिंक मेटल था और ये H2SO4 क्या है, हमारा एसिड था, लिक्विड था, ये एसिड है, ठीक है ना। अब इसका मतलब अगर ये केमिकल चेंज होगा तो यहाँ से जो साइड में प्रोडक्ट की चीजें बनेंगी उनका केमिकल कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज, बिहेवियर सबके सब क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। एक ये वाली हम आपको ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी सारा लिख लिख के बता के हम आपको आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, जिंक सॉलिड मेटल था, H2SO4 क्या है, ये हमारे पास एसिड थी, लेकिन यहाँ पे जो बना ZnSO4 ये एक तरह का साल्ट होता है, जैसे आपका NaCl होता है ना, वैसे ये भी एक साल्ट होता है, ये बात अलग है, इन सबको खाया नहीं जा सकता,
ठीक है, और H2 हमारे पास क्या है, गैस है। तो इन सब के कंपोजिशन में, इन सब की प्रॉपर्टीज में, उन सब की प्रॉपर्टीज में फर्क है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये वाला चेंज कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है, सही है। और यहाँ पे H2 गैस में इवॉल्व हो रही, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हम इस रिएक्शन में आसानी से देख सकते हैं, सही है, ओके। ठीक, आगे कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का इसी H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं तब भी कुछ होता है, ठीक। तो वहां पे भी देख रहे हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2SO4, हाँ ठीक। यहां से क्या बनता है हमारा, फिर से Na2SO4 और H2 और CO2, Na2SO4 प्लस H2 प्लस CO2। इस बार देखिए फिर से ध्यान से देखिएगा, इस बार भी हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कोई जरूरी नहीं कि कितने रिएक्टेंट है उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट 2 हैं लेकिन प्रोडक्ट कितने बने, 3। मैंने बोला था कि ऐसा हो सकता है कि कितना भी रिएक्टेंट हो और कितना भी प्रोडक्ट हो, वो तो उस रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि वहां पे क्या क्या हो रही है और क्या क्या बनेंगी, ठीक है, सही, ओके। चलिए आगे कह रहा है कि अगर इसी सोडियम, यह है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, हम आपको बता दें कहीं अगर इतना ही लिखा हो तो उसे आप कार्बोनेट समझेंगे, और इसी माइनस को एडजस्ट करने के लिए इधर कोई मेटल लिखा हो, इधर कोई एलिमेंट लिखा हो, उसी के हिसाब से उसका नाम हो जाता है। अगर यहीं पे Mg लिखे हम तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम ही बता देते हैं, सही, ओके। और यहाँ कुछ भी लिख दे उसी के नाम के आगे कार्बोनेट। तो यहाँ पे ये सोडियम मेटल है, इसके नाम ये है क्या, सोडियम कार्बोनेट, और ये हमारा क्या है, अभी मैंने बताया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा बेस है, ये हमारा एसिड है, सही, ठीक। हम बता दे रहे हैं आपको, ये बेस होता है सोडियम कार्बोनेट और ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब ये बेस है, ये एसिड है Na2SO4 H2SO4, यहाँ क्या बना Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है ना, सोडियम सल्फेट, ये है हमारा साल्ट, ठीक। और H2 हमारे पास क्या बना, गैस, और CO2 भी क्या बनी हमारे पास, गैस। यहाँ पे देखिए ये जो गैसें निकलेंगी हमारे इस रिएक्शन में इवॉल्व होंगी, उन्हें हम, उसमें क्या है H2 भी होगी और उसी में क्या है CO2 भी होगी। तो इस रिएक्शन में भी गैस का इवोल्यूशन होता है, सही। और ये भी एक केमिकल रिएक्शन हमने बता दिया, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, और ये सारी चीजें बनने में भी इन सबसे भी अलग ही है, इसीलिए ये केमिकल रिएक्शन है या एक केमिकल चेंज, ये है एक केमिकल प्रोसेस है, सही, ओके। चलिए आगे आते हैं। आगे कह रहा है अगर आयरन सल्फाइड का, ठीक, अगर आयरन सल्फाइड का हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करें तो भी कुछ बनता है। आगे देख लेते हैं आयरन सल्फाइड, कल हमने बताया था ना आइड के बारे में, ऑक्साइड सल्फाइड ऐसे करके बताया था आपको ना, ठीक। तो अगर O- है किसी के साथ तो ऑक्साइड होता है, Cl- है क्लोराइड होता है, F- फ्लोराइड होता है, Br- ब्रोमाइड होता है, उसी तरह से N- नाइट्राइड होता है, हमने बताया था। तो यहीं पे S के ऊपर 2 माइनस होता है तो नाइट्राइड होता है, इसका मतलब इसके ऊपर 2 प्लस होगा तभी ये न्यूट्रल है, ठीक है ना। और हम कहते थे जो राइट साइड वाला लिखा हुआ होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ होता है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए हमेशा राइट साइड जो लिखा हुआ होता है उसको माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन किए हुए मानते हैं, और जो राइट साइड लिखा हुआ, जो राइट साइड वो माइनस का और जो लेफ्ट साइड वो प्लस का, ओके, सही। तो इसीलिए है ये आयरन सल्फाइड। और क्या है हम इसमें देखते हैं कि आयरन सल्फाइड का रिएक्शन H2SO4 के साथ किया जाता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलता है, आयरन का सल्फेट मिलता है, ठीक, और क्या मिलता है हमारे पास H2S, सही। और H2S क्या है हमारे पाज, गैस, ठीक ना। हम एरो दे देते हैं, नीचे हम गैस लिखने को भी लिख सकते हैं, सही ना, H2। और हाँ कभी कभी हमने कहा इस कोई भी ऐसे XYZ लिखा हो, ठीक, उसके नीचे XYZ कुछ भी लिखा हो, उसके नीचे L लिखा हो तो लिक्विड, ठीक, उसके नीचे S लिखा हो तो सॉलिड, सही, उसके नीचे G लिखा हो तो गैसियस, उसके नीचे AQ भी लिखा हुआ होता है, उसका मतलब होता है एक्वस, AQU एक्वस, ठीक है ना, उसका मतलब होता है क्या, एक्वस, ठीक है ना। एक्वस का मतलब उसमें वाटर है, AQU, ठीक है ना। एक्वस का मतलब वो वाटर के साथ हुआ होगा, तो ये SO4 FeSO4 यहाँ पे एक्वस बनता है, AQ लिखा, इसका मतलब ये FeSO4 है लेकिन वो वाटर के साथ मिला हुआ है, मतलब उसमें वाटर का भी कंटेंट है, बस यूं समझ सकते हैं, सही ना, ठीक। तो हमारे पास क्या FeS आयरन सल्फाइड एक अलग है, H2SO4 एसिड है, यहाँ पे मिला FeSO4 साल्ट बना और H2S एक गैस बनी, ठीक ना।
अब FES का अलग बिहेवियर, अलग कंपोजिशन, और हमारे H2S का अलग, H2SO4 से भी FeSO4, इन सब का अलग, और ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। सही, ओके, सही। और यहाँ पे भी इवोल्यूशन, जो यहाँ पे गैस निकलेगी वो क्या होगी, हमारी H2S गैस होगी। ओके, सही। अब कह रहा इसी तरह से KClO3 है आगे, ठीक ना, पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक, इनका भी कुछ होता है, लिख लेते हैं बस, तुरंत देख लेते हैं। कह रहा कि अगर पोटेशियम क्लोरेट को, KClO3 होता है, KClO3, ठीक ना, पोटेशियम क्लोरेट होता है, इसको अगर हीट कर दें, ठीक, हीट का सिंबल यहाँ पे डेल्टा के तरह से लिखते हैं, या हेट भी लिख सकते हैं, ठीक, यहाँ पे भी देख लें, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम है, और ये उससे कम, ठीक ना, ऐसे ऐसे ढेर सारे, दो लिखे हो तो हमेशा राइट साइड वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला कम लिखे, 3-4 लिखे हो तो वहां लेफ्ट से शुरू करें, तो लेफ्ट वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद ये, और सबसे कम ये, ठीक ना, सही। ट्रिक बता देना आपको समझने के लिए। KClO3 है यहाँ पे, ठीक है, ओके। KClO3 क्या हमारा सॉलिड है, करा यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन ये लिखा जाता है मेंटेन करने के लिए, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, ठीक है, ओके। आगे आएगा बता देंगे। इसको करा हीट करते हैं और MnO2 की प्रेजेंस में, ये हमारा होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है हम बता दें आपको। कैटलिस्ट जनरली क्या करते हैं, रिएक्शन होने को बढ़ा देते हैं या रिएक्शन होने को घटा देते हैं, जैसा हमें जरूरत है उसी हिसाब से हम उस कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या करता है, हमें रिएक्शन होने में हेल्प करता है, या तो बढ़ा देता है रिएक्शन को या फिर घटा देता है। अगर हमें वो धीरे धीरे हो रहा, हम चाह रहे हैं कि जल्दी से हो जाए, तो उसके लिए भी अलग कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। अगर वो रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो रहा हो, हम ऑब्जर्व ना कर पाए कि क्या हो रहा है, तो उस समय भी हम किसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि रिएक्शन स्लो हो, ताकि हम उसको ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है, या उसमें जो चेंज हो रहा है उसे हम पता कर सके कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल करा जाता है इनके साथ। तो ये सीधे सीधे टूट के, ये MnO2 है, मैंगनीज डाइऑक्साइड इसका नाम है, Mn मेटल है, यहाँ पे लिख देते हैं क्लियर ना हो रहा तो, Mn मैंगनीज O2, ठीक ना, सही। ये Mn है, मैंगनीज का सिंबल, O2 मतलब 2 ऑक्सीजन, ठीक, इनके साथ हीट कर देते हैं तो ये क्या कहता है कि बनता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है हमारी, ठीक है, 3 2 6 2 3, ठीक है ना, 2 के। और ये जो लिखा होता है ना, ये रिएक्शन मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए लिखा होता है कि जितने एटम्स इधर हैं उतने एटम सबके सब उधर भी हैं। यहाँ पे देखिए के एक KClO3 में क्या, 3 ऑक्सीजन, 1 Cl 1 K, ठीक ना, तो 2 KClO3 में क्या हो जाएगा, 2 K हो जाएगा, ठीक, 2 Cl हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ एक में 3 ऑक्सीजन है तो 2 में क्या हो जाएगी, 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पे जोड़े अगर हम, तो यहाँ पे O2 है, O2 मतलब एक, O2 में 2 ऑक्सीजन तो 3 है, तो 3 में क्या हो, टोटल 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है, KCl मतलब एक KCl में 1 K 1 Cl है, तो 2 KCl में 2 K और 2 Cl हो जाएंगे, सबकी सब बात बराबर, सही ना। ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए लिखा हुआ होता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना है, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से क्या है, अब ये KClO3 ये सॉलिड होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है, इसका नाम पोटेशियम, ठीक, सॉरी स्पेलिंग का मिस्टेक हो रहा है, पोटेशियम, ठीक, पोटेशियम क्लोरेट नाम है इसका, पोटेशियम क्लोरेट। और ये क्या है, बनता हमारा पोटेशियम क्लोराइड, और ये हमारी ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। यहाँ पे भी गैस निकलती है, इसलिए हम कह सकते हैं ये भी एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, हम उसको आसानी से देख सकते हैं, सही ना, ओके, ठीक। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, O2 गैसियस निकलना, ठीक ना, कोई दिक्कत ना, किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, ओके, सही। अब कह रहा कि जो हमारा कैटलिस्ट था हम बता देते हैं, कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक। कैटलिस्ट इज ए केमिकल कंपाउंड या कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस, ठीक, सब्सटेंस ही लिख दीजिए आप, वो कैसा भी हो, सब्सटेंस विच कैन इंक्रीज or decrease the rate of chemical change या chemical reaction, ठीक।
मतलब कैटलिस्ट क्या होते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या है किसी भी केमिकल रिएक्शंस की रेट को बढ़ा देता है या घटा देता है, वो अपने हिसाब से हम उसका यूज कर सकते हैं। तो रेट का मतलब कि वो किस तरह से हो रही है, जल्दी हो रही है या कम हो रही है। रेट का मतलब पता है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम में वो कैसे हो रहा, कितना हो रहा। तो रेट का मतलब वो ज्यादा हो रही है, स्पीड में हो रही है या धीरे हो रही है, वही रेट है। और इसी के क्या है, ये उसको या तो बढ़ा देता है, मतलब इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है उसके रेट को। वो काम किसका होता है, किसी भी कैटलिस्ट का। ठीक ना, ओके। अगली बात है, अगली प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चेंज ऑफ कलर। चेंज ऑफ कलर, ठीक। तो ये दूसरा है चेंज ऑफ कलर। इसके लिए हम क्या देखते हैं, कल देखते हैं। तो आज जो पिछली बातें हैं इन सबको आप रिवाइज करेंगे अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताएंगे और फिर बाकी आगे का एक्सप्लेनेशन कल। ओके, थैंक यू।